Dear students, good morning. Now I am going to discuss about Gauss's theorem. Gauss's theorem जानने से पहले हम कुछ important definitions देखेंगे, जैसे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एरिया आप निकाल सकते हैं किसी भी सरफेस का। डिफरेंट टाइप्स के सरफेस होते हैं। ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, इरेगुलर फॉर्म में हो सकता है। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब तक अगर देखा जाए तो एरिया को हम लोग स्केलर के रूप में यूज करते रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि एरिया को हमें वेक्टर रूप में लेना पड़ता है। तो अगर हम एरिया को वेक्टर रूप में लेते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस का कुछ एरिया होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा। इस सरफेस पर एक नॉर्मल अगर हम खींच दें तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है। तो ये एस हो गया। और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं इसको डायरेक्शन करने के लिए। तो एस वेक्टर फॉर्म में, एस इसका मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम कुछ लिखें। द डायरेक्शन ऑफ ए the direction of a planar area vector planar area vector is specified by the outward drawn normal to the plane। सॉलिड एंगल क्या है, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे प्लेन एंगल। ये एक सर्कल है और इसका सेंटर है सर्कल का। या हमने एक आर्क ले लिया। ये आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाता है उस एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। एंगल का यूनिट रेडियन। 1 रेडियन कितने एंगल को कहेंगे। ये इसका रेडियस है आर। अगर रेडियस के इक्वल यहां आर्क लिया जाए, फिर से सुनिए, बिल्कुल इस रेडियस के इक्वल अगर यहां पर हम आर्क ले ले तो यहां पर जो एंगल बनेगा वह एंगल होगा 1 रेडियन। ठीक इसी प्रकार से जैसे सर्कल में प्लेन एंगल बनता है, उसी प्रकार अगर हम एक स्फीयर ले लें, स्फीयर सॉलिड है, इसका ये सेंटर है, यहां पर अगर हम कोई एरिया ले लें, ds एरिया हमने लिया। यह स्फीयर के सरफेस पर एक ds छोटा सा एरिया है। यह एरिया स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बना रहा है उस एंगल का नाम होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन कितने सॉलिड एंगल को हम कहेंगे। तो सपोज कीजिए ये r है
आर का स्क्वायर कर दिया जाए और उसके इक्वल अगर ये सरफेस है तो यहां जो एंगल बनेगा वह 1 रेडियन का एंगल बनता है। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ds सरफेस अपॉन आर स्क्वायर। इफ सरफेस इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन सॉलिड एंगल will be 1 रेडियन। तो यहां पर आर स्क्वायर के इक्वल ds है, तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो सॉलिड एंगल होगा 1 रेडियन। इस तरह से हमने देखा सॉलिड एंगल, इसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप एक एरिया ले लीजिए, सरफेस, इसकी एरिया एस है, डेल्टा एस मान सकते हैं। इसके परपेंडिकुलर अगर हम ये डायरेक्शन लेते हैं इसका, और यदि इस सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एरो अगर इस तरह से बनाया जाए, तो ये जो एरो बन रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बन रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सरफेस को रखा गया है और इस प्रकार से रखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस सरफेस का डायरेक्शन सेम है, यानी कि यहां पर एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो डेल्टा फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई इंटू डेल्टा एस। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम ना हो, डिफरेंट हो, तब क्या होगा? तो ये है एरिया, इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस तरह से, लेकिन जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डेल्टा एस एरिया का डायरेक्शन है। इनके बीच में थीटा एंगल है। तो इस पोजीशन में जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस का डायरेक्शन डिफरेंट है, तब इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिसॉल्व करना होगा। वह कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लेते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये होगा बेस, यानी कि ई का हम बेस कंपोनेंट निकाल रहे हैं। और बेस के लिए आप जानते हैं क्या यूज करते हैं? कॉस। तो ई कॉस थीटा, बिल्कुल स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हम कंपोनेंट ले रहे हैं, वह कंपोनेंट जो सरफेस के डायरेक्शन में है, इस कंपोनेंट को हम ले रहे हैं। तो यह कंपोनेंट इस ट्रायंगल में बेस बना रहा है, तो बेस कंपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं कॉस। तो ये हो गया ई कॉस थीटा। तो हमने ई का ये कंपोनेंट निकाल लिया है जो कि डेल्टा एस के डायरेक्शन में है। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमें प्राप्त हो जाता है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E cos थीटा मल्टीप्लाई डेल्टा S। तो यहां अगर इस पर गौर किया जाए तो हम देखेंगे ये E cos थीटा डेल्टा S, E वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल्टा S सरफेस है जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिया है। तो दो वेक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट प्राप्त हो, प्रोडक्ट अगर स्केलर प्राप्त हो रहा है तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसका फार्मूला आप जानते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से डिनोट करते हैं, क्लास 11 में आपने पढ़ा इसके बारे में, और यही हो जाएगा ई एस, ई डेल्टा एस, ई डेल्टा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a surface held inside an electric field. Electric field represents the total number of electric lines of force crossing the surface in a direction normal to the surface, delta phi is equal to E dot delta S is equal to E delta S cos theta. Okay. The electric flux through a surface held inside an electric field, ये एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो इसमें से, इस सरफेस में से होकर जितने भी लाइंस गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं उनका जो टोटल नंबर है, उसी नंबर को हम कहते हैं कि इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक इरेगुलर सरफेस है और इस सरफेस के अंदर, क्लोज्ड सरफेस है ये इरेगुलर, और इसके अंदर एक चार्ज है रखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करें तो हर एक स्थान से हमें छोटे छोटे ये सरफेस लेने होंगे और उन सरफेस से होकर जो फील्ड गुजर रहा है, जैसे यहाँ इसका फील्ड अगर हम देखें तो इस तरह से फील्ड जाते हुए और इस तरह से फील्ड, तो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट ये सरफेस है, और यहाँ ये हम देखेंगे सरफेस का एंगल, देखेंगे कितने एंगल पर ये सरफेस है।
और इस तरह से फ्लक्स अलग अलग सरफेस का फ्लक्स निकालकर सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे तो फिर ये कंप्लीट फ्लक्स से हम निकाल पाएंगे। आप देख रहे हैं कितना मुश्किल काम है। गॉस ने कहा कि इतना काम नहीं करना है, कोई भी सरफेस हो, किसी भी प्रकार का सरफेस हो, आप सिर्फ यह देखिए कि इसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है और उस चार्ज में आप एप्सिलॉन जीरो, जो कि ये वैक्यूम का परमिटिविटी है, इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो फिर ये कंप्लीट फ्लक्स निकल जाता है। इस तरह से गॉस ने इसको इतना आसान बनाया। आइए इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम। तो इसमें लिखा द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon 0 times the net charge enclosed by the closed surface। तो ये phi E है जो कि कंप्लीट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ पर ये दिखलाया जा रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट छोटे छोटे सरफेस के बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर ऐड अप किया जा रहा है, तो इसके इक्वल आ जाता है, Q/ε0 के इक्वल प्राप्त होता है। तो आइए इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम एक सरफेस लेते हैं, एक हमने ये सरफेस ले लिया और इस सरफेस में कहीं भी एक हम चार्ज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर चार्ज इस पॉइंट पर 0.2 है और यहाँ पर प्लस Q चार्ज है 0.4। यहाँ पर एक हम सरफेस ले लिए, एक छोटा सा सरफेस हमने लिया ds। इसका भी अपना डायरेक्शन होगा, जैसे ये डायरेक्शन है, इसको शो करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर n लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे। एक बात और जान लीजिए, अगर ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो जो फ्लक्स होता है उसका डायरेक्शन होगा क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ ऐसे निकलते हुए, इसका डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर निगेटिव चार्ज है तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव चार्ज की ओर होगा। इस तरह से होता है, निगेटिव चार्ज की ओर। पहले भी आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव के लिए क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही प्राप्त हुआ था। अब आई यहाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। जैसे इस तरह से लाइन निकले, ये लाइन इस तरह से जा रही है, हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और यहाँ पर सरफेस का डायरेक्शन सेम नहीं है, इनके बीच कुछ एंगल यहाँ बन रहा है। ओके, इसी तरह से तमाम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहाँ अगर देखा जाए तो एक सॉलिड एंगल बनेगा। यहाँ पर सॉलिड एंगल बन रहा है डी ओमेगा। सॉलिड एंगल को ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, तो ये ओमेगा है। थोड़ा सा सॉलिड एंगल बना हुआ है इसलिए हमने डी ओमेगा लिखा। कंप्लीट अगर सॉलिड एंगल बना होता तो केवल हम ओमेगा लिखे होते। तो यहां से अगर देखा जाए इसका डिस्टेंस, तो यह डिस्टेंस r है। अब हम जो फ्लक्स निकालेंगे वो फ्लक्स एक छोटे से एरिया से निकल रहा है, तो वो फ्लक्स भी बहुत थोड़ा सा होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे d फाई e। बहुत थोड़ा सा फ्लक्स है और फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है E डॉट ds, अर्थात यही क्या हो जाएगा E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। E का फार्मूला हम जानते हैं 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, और ये हो गया ds cos थीटा।
तो ये निकाला जा रहा है, एक छोटा सा सरफेस ds के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है उसे हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, एरिया है और ये r स्क्वायर है, और हमने कुछ देर पहले पढ़ा सॉलिड एंगल एरिया अपॉन r स्क्वायर सॉलिड एंगल होगा। लेकिन अगर ये जो सरफेस है, अगर ये सरफेस तिरछा हो, उसके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो इस स्थिति में जो सॉलिड एंगल का फार्मूला होगा वो होगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया सॉलिड एंगल d phi e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को सॉलिड एंगल कहेंगे, और वह सॉलिड एंगल थोड़ा सा है, तो इसके स्थान पर ds, बिल्कुल मैं इसको अलग दिखला दे रहा हूँ, इसको समझिए, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं d ओमेगा। हर लाइन को आप अच्छा से लिखते चलिए। तो d phi e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा। ओके, अब हम चाह रहे हैं ये जो कंप्लीट सरफेस है, इस सरफेस से बाहर निकलते हुए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या होगा, क्योंकि अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है वो सिर्फ एक छोटे से एरिया के थ्रू जाते हुए हमने निकाला है, लेकिन अब हम निकालना चाहते हैं पूरा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसके लिए जब अगर हम संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये जो सॉलिड एंगल होगा वो कंप्लीट सॉलिड एंगल होना चाहिए। और यहाँ पर समझ लीजिए कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है, जैसे स्फीयर है और ये स्फीयर यहाँ जितना एंगल बना रहा है, इसका एक छोटा सा एरिया स्फीयर का यहाँ जो एंगल बना रहा है ये सॉलिड एंगल है। लेकिन ये कंप्लीट सरफेस अगर ले लिया जाए तो ये कंप्लीट सरफेस यहाँ पर जो एंगल बनाता है वो कितना एंगल बनाता है, ओमेगा इज इक्वल टू एक स्फीयर का कंप्लीट सरफेस कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है और अपॉन आर स्क्वायर, यही तो सॉलिड एंगल का ये फार्मूला है। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो आप समझ रहे हैं कि एक स्फीयर, एक कंप्लीट स्फीयर अपने सेंटर पर जो सॉलिड एंगल देता है, एक कंप्लीट सॉलिड एंगल देता है वो 4 पाई देता है। 4 पाई से ज्यादा सॉलिड एंगल नहीं हो सकता है। तो एक स्फीयर का उसके सेंटर पर सॉलिड एंगल होता है 4 पाई, तो हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि अब तो यहाँ पर हम कंप्लीट लेंगे, टोटल हम लेते हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जैसे ये सिंबल है कि हम जो सॉलिड एंगल लेने जा रहे हैं वो कंप्लीट लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा नहीं लेने जा रहे हैं बल्कि पूरा लेने जा रहे हैं। तो ये वही बतलाता है ये सिंबल, होल इंटीग्रेशन किया जा रहा है इसका सॉलिड एंगल का। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कंप्लीट सॉलिड एंगल होगा 4 पाई कैंसिल, फिर क्या प्राप्त हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस ने कहा था कि किसी भी प्रकार का सरफेस हो, अगर उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है तो चार्ज लीजिए और परमिटिविटी से डिवाइड कर दीजिए। ये परमिटिविटी स्पेस की होनी चाहिए, तो आपको फ्लक्स प्राप्त हो जाता है। ओके।